My name is Mrinal Sinha and today we are going to discuss about atmosphere, biosphere and ecosystem. जैसा कि आप जानते हैं हम इस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने दो टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुका है जो कि है लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इस वीडियो में हम जो बाकी के दो टॉपिक बचे हुए हैं उसे कवर करेंगे, साथ ही साथ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर क्या होता है? The earth is surrounded by a layer of gases called atmosphere. हमारे अर्थ में जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट हैं या फिर हमारे अर्थ के चारों तरफ जितनी भी एयर्स हैं या फिर गैसेस हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of sun's ray. ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? एयर, जिससे हम सांस ले पाते हैं, और साथ ही साथ जो सन की जो रेज होती है ना, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे बॉडी के लिए, उससे भी प्रोटेक्ट करती है। आपको पता है अगर सन की रे हमारे बॉडी पे डायरेक्ट पड़ती है ना तो हमारे बॉडी बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करता है। कैसे? या तो हमें बहुत भयंकर टाइप की डिजीजेस हो जाएंगी जैसे कि स्किन कैंसर या फिर रैशेस, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत वीक करता है अगर हमारे बॉडी पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की लेयर्स प्रेजेंट है गैस की, वो हमें क्या करती है? बचाती है सन की डायरेक्ट लाइट हमारे ऊपर पड़ने से। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर आर द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसके बारे में आप बस नाम जान लो, डिटेल में हम एयर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 लेयर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ये हमें बचाती है वो सन की हार्मफुल रेज से, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज भी प्रोवाइड करती है। हम देखेंगे एयर चैप्टर में। It consists of a number of gases, dust and water vapor. और हमारी एटमॉस्फेयर में क्या क्या भरे हुए हैं? या तो वो नंबर ऑफ गैसेस हैं, बहुत तरह की गैसेस प्रेजेंट हैं, वेपर्स प्रेजेंट हैं, या फिर डस्ट। ये सबसे मिलके क्या बनता है? हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर कंबाइंड पोर्शन ऑफ द प्लैनेट in which all the life exists, including land, water and atmosphere. हमारे लैंड में, वाटर में या फिर एटमॉस्फेयर में जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है ना, वो मिलके क्या बनेगी? बायोस्फीयर बनेगी। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या फिर एनिमल लीव। बायोस्फीयर एक पार्ट है हमारे अर्थ का जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो तो या तो प्लांट हो सकती है या फिर एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और ये कैसा जोन है? एक नैरो जोन है जहां पे तीनों नॉन एक दूसरे को सपोर्ट करके एक लाइफ या फिर इंटरैक्ट करते हैं। कैसे? देखते हैं। मान लो एक एनिमल है या फिर हम है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें जिंदा रहने के लिए क्या खाना पड़ता है? या तो प्लांट या फिर एनिमल्स या फिर एयर को ब्रीथ करते हैं, है ना? और अगर हम बात करें एनिमल्स को, तो एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर वो तुम्हारे वेजिटेरियन है एनिमल्स, तो वो क्या खाएंगे? प्लांट्स खाएंगे। प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एक साइकिल बन जाता है, राइट? तो यही साइकिल को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। हम सब मिलके एक दूसरे की मदद से अपने आप को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। कैसे? हम अगर खाना खाएंगे, हम अगर एनिमल या प्लांट्स को खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा और हमारे अंदर क्या गया? मिनरल्स गया। सिमिलरली अगर प्लांट्स अपने आप को जिंदा रहने के लिए डिफरेंट टाइप की वाटर कंज्यूम करती है या फिर सनलाइट कंज्यूम करती है, और एनिमल्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए या तो वो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे या तो वो प्लांट्स को खाएंगे। ऐसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरडिपेंडेंट है हम एक दूसरे पे, तो उससे ही हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। इट इज अ नैरो जोन। ठीक है, एक ये नैरो जोन है जिसमें हम
एक दूसरे की मदद से अपने लाइफ को सपोर्ट देते हैं। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and minerals या फिर materials। ठीक है, देखो इकोसिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जिसमें हम सारे ऑर्गेनिज्म मिलके, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट करके एक बॉडी बनाते हैं। वो चाहे वाटर बॉडी होगा या फिर लैंड बॉडी होगा या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉडीज होती है। अभी इसको कैसे समझे कि मान लो एक कोल्ड एरिया है। कोल्ड एरिया मीन्स जम्मू का एग्जांपल ले लूं। जम्मू में क्या है कि वहां पे हम जानते हैं ठंडी पड़ती है, तो वहां पे कैसे लोग रहेंगे जो ठंड में सर्वाइव कर पाए। हम अगर जाके वहां रहना शुरू करेंगे ना, तो हमें क्योंकि आदत नहीं है, हम बीमार पड़ जाएंगे। बट वहां के लोग को आदत है, वहां वैसी एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं जिन्हें ठंडा बर्दाश्त करने की ताकत हो। वहां पे वैसी फ्रूट्स मिलेंगे, वैसी प्लांट्स मिलेंगे जो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। वहां पे जितने भी मैन मेड आइटम मिलते हैं वो भी उसी हिसाब से मिलते हैं जैसे वहां की लोगों को जरूरत हो। तो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल फैक्टर या फिर केमिकल फैक्टर से मिलके एक इकोसिस्टम बनाती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में एक ठंडा इकोसिस्टम बना हुआ है, वैसे ही अगर केरल में आओगे तो एक गर्म इकोसिस्टम बना हुआ है। एक पोंड है या फिर अब तालाब जिसको हम बोलते हैं, उसमें कैसा इकोसिस्टम होगा? वहां पे क्या है? डिफरेंट टाइप के फिशेस हैं, डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक एनिमल हैं, डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक प्लांट हैं, वाटर है, एयर है। वो मिलके कैसा बना रही है? एक एक्वेटिक इकोसिस्टम बना रही है। ठीक है, समझ में आ गया कि जैसा रीजन है उस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। वो या तो फिजिकल फैक्टर होगा, या तो केमिकल फैक्टर होगा, या तो ऑल लिविंग बीइंग्स होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो अपने सराउंडिंग पे ही डिपेंड होते हैं। जैसा उनको सराउंडिंग होगा वैसे ही वहां पे लोग रहेंगे। अब जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, जहाँ पे जैसे कि ओशियन ज्यादा है, तो वहां के लोग ओशियन पे डिपेंडेंट है। कैसे? अगर उन्हें काम करना है, अर्निंग करना है, तो वहां पे फिश पकड़ के वो बेचेंगे, या फिर वहां पे बोटिंग की फैसिलिटी होगी, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज। तो जैसी सराउंडिंग रहती है ना, वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं या फिर एनिमल्स क्या करते हैं, वैसे ही जीवन जीते हैं। Often they are also interdependent on each other, और वो लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। हमने देखा these relation between the living organism as well as the relation between the organism and the surrounding form an ecosystem, और यही रिलेशन एक दूसरे से मिलके एक इकोसिस्टम को बनाता है। जैसे जगह वैसी वहां की लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond। और इकोसिस्टम अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसी वहां की सुविधा हो या फिर जैसे वहां के रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उस टाइप की इकोसिस्टम बनेगी। जैसे एक पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, एक रिवर एक इकोसिस्टम है, लेक दूसरा इकोसिस्टम है, माउंटेन दूसरा इकोसिस्टम है, इवन जो स्मॉल पॉन्ड होता है ना, वो भी एक इकोसिस्टम होता है। कैसे? वहां पे उस टाइप के एनिमल रह रही है ना, वहां पे उस टाइप की प्लांट्स रह रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमने ये तीनों टॉपिक में कवर किया है। आप बहुत अच्छे से जानोगे इसके आंसर को। चलो शुरू करते हैं। Our first question is, what do plant and animal kingdom make together? प्लांट और एनिमल किंगडम मिलके क्या बनता है? बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या फिर ऑल ऑफ दीज? प्लांट और एनिमल किंगडम मिलके बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, क्योंकि वही बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जहां पे प्लांट और एनिमल दोनों रहते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर भी। Our next question is, who protect Earth from the harmful rays and scorching heat of the sun? हमारे अर्थ को हार्मफुल रेस से कौन प्रोटेक्ट करता है? मैकेनिकल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, एटमॉस्फेयर या फिर बायोस्फीयर? कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को हार्मफुल रेज से? सन की एटमॉस्फेयर, राइट? चलिए देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। Who interact with the environment and modify it according to their needs? कौन एनवायरमेंट से अट्रैक्ट करता है, फिर इंटरैक्ट करता है और अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, रिवर्स या फिर माउंटेन? किसमें होता है ये ताकत जो अपने आप को चेंज कर पाए? ह्यूमन बींग्स में। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स एक ऐसी चीज है जो अपने आप को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज ह्यूमन बींग्स। आइए देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज एटमॉस्फेयर इज ऑप्शन नंबर ए, द लिक्विड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये ऑप्शन तो नहीं सही लग रहा है। लिक्विड क्रस्ट और द हार्ड कोर के बारे में हमने एटमॉस्फेयर में पढ़ा ही नहीं है। द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, ये तो सही है। हम एटमॉस्फेयर हम किसे बोलते हैं? थिन लेयर ऑफ अर्थ, जो हमारे थिन लेयर ऑफ एयर जो हमारे अर्थ के सराउंड है। फिर भी एक बार सी और डी देख लेते हैं। द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, थिक गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर डी, द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, जो कि है द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? हमारे इकोसिस्टम की कंपोनेंट क्या क्या है? ऑप्शन क्या है? बायोटिक एंड एमियोटिक। बायोटिक तो ठीक है, बट सेकेंड वाले के बारे में हमने नहीं सुना है। ऑप्शन नंबर बी, बायोटेक एंड ई बायोटिक। बायोटेक, बायोटिक्स का तो सुना था, बायोटेक पता नहीं क्या है। ऑप्शन नंबर सी, बायोटेक एंड ए बायोटिक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें दो चीज पाई जाती है, एक तो बायोटिक फॉर्म में या फिर ए बायोटिक फॉर्म में। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, जो है बायोटेक एंड ए बायोटेक। स्पेलिंग दोनों का अलग है, तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। साथ ही साथ आपने कितना पढ़ा है, अगर ये चारों पांचों क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो, मीन्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छे से देखो, अगर एक बार में समझ में नहीं आए 2-3 बार वीडियोस को देखो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।